चलिए जी, बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टी20 मैच की, जिसके अंदर कल ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बॉल पे इंडिया को हरा दिया। ऐसा कमबैक किया कि पूछिए ही मत। ऐसा लग रहा था कि मैच तो इंडिया आराम से जीत जाएगी। उसके बाद धीरे 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 कहाँ से आकर के कहाँ से मैच बना दिया ग्लेन मैक्सवेल ने, ये सिर्फ वही जानते हैं। इंडिया की बॉलिंग भी इतनी घटिया रही, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा पहले आपसे हाइलाइट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं स्कोर कार्ड के माध्यम से। पहली बात तो शुरू-शुरू में हमारी जायसवाल की विकेट गिर गई, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो भी स्लो खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी स्कोरिंग रेट बढ़ा ली और 123 रन मारी 57 बॉलों में 215 के स्ट्राइक रेट से। ईशान किशन फेल रहे, सूर्य कुमार यादव उन्होंने 29 बॉल में 39 रन मारे, 135 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। तिलक वर्मा ने 24 बॉलों में 31 रन मारे, 129 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। बेसिकली ऋतुराज गायकवाड़ ने ही आपका काम कर दिया था और आपको 222 रन का टारगेट आपने दिया। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की अगर बात करें तो एरन हार्डी एक नए प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं। इनकी पिटाई हुई काफ़ी, 4 ओवर में 64 रन देके 1 विकेट लिया। लेकिन सबसे बढ़िया बॉलिंग जो करी वो बेरेंडॉफ ने करी, 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। बहुत परेशान किया था कल इन्होंने हमारे टॉप बैट्समैन को भी और नीचे भी। चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। 225 बना पाई ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट के नुकसान पर, इंडिया को हरा पाई चेज़ करके। ट्रेविस हेड ने बड़ा धमाकेदार स्टार्ट दिया, 18 बॉल में मारे 35 रन, 194 का स्ट्राइक रेट। एरन हार्डी 12 पे 16, 133 का स्ट्राइक रेट। जॉश इंग्लिश फेल हो गए। ग्लेन मैक्सवेल 48 बॉल में 140 रन, 216 का स्ट्राइक रेट। मार्कस स्टोइनिस भी 80 के स्ट्राइक रेट से खेले, 21 बॉल पे 17 रन मारे। और मैथ्यू वेड 16 बॉल में 28 स्कोर मारा, 175 का स्ट्राइक रेट। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोटा-मोटा यही हुआ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में एक प्लेयर ने लंबी पारी खेली और अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हमारे बॉलर्स की बात की जाए तो फास्ट बॉलर्स में प्रसिद्ध कृष्णा की बहुत ठुकाई हुई। वो तो 4 ओवर में 68 रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिया। बहुत धुनाई करी उनके मैक्सवेल ने। उसके अलावा बिश्नोई ने अच्छा बॉल फेंका, 4 ओवर में 32 रन दिए लेकिन 2 विकेट भी लिए। अवेश खान को भी 1 विकेट मिला और अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिला। अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट लिया, 44 रन दिए 4 ओवर में। तो ओवरऑल बॉलिंग हमारी ठीक-ठाक थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की पिटाई हुई, पेसर्स की थोड़ी ज़्यादा पिटाई हुई। वहीं पे हम जो है ऐसा लगता है मैच हारे, लेकिन कहीं न कहीं हमारी प्लानिंग भी जो थी वो भी कमज़ोर थी। तो देखिए अब थोड़ा बात करते हैं कि प्लानिंग जो है उसमें हम कहाँ ग मार खाते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया कितना कुछ ट्राई करता है, बैटिंग विकेट पे उसने बॉलिंग ले ली। इंडिया समझ ही नहीं पाता, इंडिया अपने पिचेज़ को ढंग से रीड नहीं करता। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कैसे रीड कर लेता है इंडिया से बेटर। वर्ल्ड कप 50 ओवर के फाइनल के अंदर भी यही हुआ था, हमने पिच ही ढंग से रीड नहीं करी, उन्होंने रीड करके स्ट्रैटेजीज़ ऐसी लगाई कि हम वहाँ पे भी हार गए थे। कल इंडिया सीरीज़ जीत सकती थी, चलो वो नहीं हुआ। अब सीरीज़ जो है वो एक्साइटिंग हो गई है क्योंकि अब 2-1 हो गया है, 2 मैच और बचे हैं, देखते हैं। इंडिया को जीतना चाहिए। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेन प्लेयर्स डाले, बस इंडिया के अभी जो है इंडिया को परेशानियों का सामना करना पड़ गया। जब तक तो उनके नए प्लेयर्स खेल रहे थे तब तक तो इंडिया डोमिनेट कर रहा था। आगे आने वाले मैचेस थोड़े ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा बात की जाए तो जी देखिए, एक बात जो सबसे पहले आती है वो है स्ट्रैटेजी की। जैसे मैंने आपको बताया, हम स्ट्रैटेजी प्लानिंग में बहुत वीक हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया जो है एक तो पहली बात वो गिव अप नहीं करते, उनका एटीट्यूड ही बहुत अच्छा है। चलिए एटीट्यूड तो आप फिर भी सीख सकते हैं उनसे, लेकिन स्ट्रैटेजी प्लानिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आप गलतियाँ कर कर के ही सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस तरह का क्रिकेट खेल रहा है कि वो जो है ना, एक तो गिव अप नहीं करते हैं, लेकिन शुरुआत में वो उन्होंने अच्छी हिटिंग की, उनके प्लेयर्स मारने की कोशिश करते रहे। जो भी आया वो उड़ाने की कोशिश करता रहा क्योंकि चेज़ करना था, टारगेट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही एक आदमी की आँखें सेट हुई, जैसे कि मैक्सवेल की हुई, तो वो बस चलता ही गया, फिर चलता ही गया। हमारे बॉलर्स जो थे वो गलतियाँ करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच वन साइडेड नहीं था। ग्लेन मैक्सवेल कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जिसको आप छका नहीं सकते या जिसके आस आपके पास जिसको आपके तरकश में तीर ही नहीं है, कि कोई भी तीर बनता ही नहीं है उसके सामने, ऐसा नहीं है। हमारे बॉलर्स की कमज़ोरी थी। प्रसिद्ध कृष्णा की अगर बात की जाए तो स्लोअर पे स्लोअर मार रहे थे बस वो, स्लोअर पे उठा-उठा के छक्के खा रहे थे। उसके अलावा ना उन्होंने वाइड डालने की कोशिश की, ना उन्होंने कोई यॉर्कर डालने की कोशिश करी, ना उन्होंने बाउंसरें मारी ज़्यादा, ना स्लो बाउंसरें मारी। जो भी अगर इनमें से कुछ एक आधा मारा भी तो उसपे उनकी धुनाई ही हो गई। एग्ज़ीक्यूशन भी अच्छा नहीं था।
तो एक तो ये चलो वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, देखते हैं प्रसिद्ध कृष्णा के बाद अब आगे क्या होता है। मुझे लगता है अगले 2 मैचेज़ में वो बेटर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो 3 मैच खेले हैं उसमें वो लैब में तो इतने अच्छे नहीं दिखे। कुछ समय के लिए दिखते हैं मैच में लैब में मतलब, लेकिन ओवरऑल वो कुछ अच्छे लैब में नहीं दिख रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इंजरी के बाद अभी वो पूरी तरह मैच फिट नहीं है, ऐसा भी मुझे लगता है। चलिए देखते हैं, उनके साथ हमारी शुभकामनाएँ हैं, वो अच्छा करेंगे और वापसी करेंगे। उसके अलावा हमारे स्पिनर्स ठीक कर रहे हैं, बिश्नोई ने अच्छा किया लेकिन कभी-कभी उनकी पिटाई हो जाती है। पिछले मैच में अच्छी धुनाई हुई थी लेकिन इस मैच में ठीक किया, 32 रन दिए सिर्फ, विकेटें भी ली 2। वो अच्छा है, मेन विकेट लेने का उनके अंदर मादा है और वो ब्रेक थ्रू लेके भी देते हैं। उसके बाद अर्शदीप सिंह तो जैसा परफॉर्मेंस रहता है वैसे ही रहता है। वो एक जिसे कहेंगे, मैं कहूँगा बिलो तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एवरेज परफॉर्मर ही कहूँगा उनको। अब काफ़ी समय से उनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही है। ठीक है, कभी-कभी लगता है बहुत प्रॉमिसिंग बॉलिंग करते हैं, लेकिन डेथ में बॉलिंग करने में उनकी भी शामत आती है, उनकी भी पिटाई खूब होती है। तो देखते हैं अभी इंडिया क्या फ़ैसला लेता है। अभी ये बॉलर्स जो हमारे पास लॉट है, इसमें से एक मुकेश कुमार अच्छा था, लेकिन मुकेश कुमार जो है वो अभी गए हुए हैं, उनकी शादी है, तो वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे। वो भी मुझे लगता है अच्छी बॉल फेंक लेते हैं डेथ के अंदर, बट मुझे लगता है इंडिया अभी 6 महीने दूर है वर्ल्ड कप से, तो इंडिया अपने सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहा है और करने भी चाहिए। जो बेस्ट स्लॉट्स दिखे उन्हीं को आगे टी20 वर्ल्ड कप में लेके जाएँ। देखिए, और जो मेन मैं बात बोलना चाह रहा था वो था स्ट्रैटेजी को लेकर के। देखिए, स्ट्रैटेजी में फिर से वही, जैसे हम 50 ओवर वर्ल्ड कप में चलते हैं कि ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी लगाते नहीं है, प्लेयर्स पे छोड़ देते हैं, वही होता है इंडिया के अंदर। वीवीएस लक्ष्मण भी बैठे हैं, मुझे लगता है ऐसा कुछ प्लान ए, बी, सी, डी कुछ था नहीं, ज़्यादा मोटा-मोटा ही होता है कि बाकी प्लेयर जो है वो देख लेंगे ग्राउंड के अंदर। देखिए, प्लेयर जो ग्राउंड में होता है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, उसके पास जो सामने होता है बस वो वही करता है। दिमाग लगाना इतना आसान नहीं है, इतनी प्लानिंग करना आपको पहले से ही करनी पड़ती है और मैनेजमेंट इसीलिए होती है। कोच का काम कोई बैठ कर के बैटिंग दिखाना या बॉलिंग सिखाना नहीं है। उसका काम जो है वो स्ट्रैटेजीज़ बनाने का है, जिसकी वजह से 50 ओवर का मैच हारे थे, जिसके ऊपर मैंने आपको एक पूरी सीरीज़ दे रहा हूँ। आज उसका दूसरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। उस बारे में अगर बात की जाए तो देखिए, स्ट्रैटेजीज़ में हम बहुत कमज़ोर हैं, ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत आगे है। वो स्ट्रैटेजीज़ लगाते हैं अलग लेवल की, डिफरेंट स्पोर्ट्स से वो सीख करके अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं क्रिकेट में सिर्फ इंजरीज़ को मैनेज कर रहे हैं। मोटा-मोटा 1-2 स्ट्रैटेजी बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि प्लेयर अपने आप सँभाल लेगा, ऐसा होता नहीं है। अब आप सुपरस्टार से कोई बड़े वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, बड़ी गेम्स नहीं जीत सकते, बड़े दिन नहीं जीत सकते। आपको एज़ अ टीम खेलना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए होती है। सुपरस्टार आपको 1 या 2 गेम में जितवा देगा, 3 गेम में जितवा देगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप सारे सुपरस्टार भर लोगे तो 4 गेम में जीत जाओगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको सुपरस्टार नहीं चाहिए होते, आपको ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जो कि परफ़ॉर्म करें प्रेशर के अंदर और फ्लेक्सिबल हों। तो एक ये चीज़ है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी कि इंडिया के हार के कारण क्या रहे। आने वाले मैचेज़ के अंदर मुझे उम्मीद है कि इंडिया की बॉलिंग अब बेटर करेगी। इंडिया की जो बॉलिंग है वो बेटर करेगी और बैट्समैन तो हमारे ठीक कर ही रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, एक्साइटिंग सीरीज़ रहेगी। और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। आपके साथ और भी वीडियोज़ के साथ जुड़ेंगे। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी। फाइनल का जो हम इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में, उसकी आप तक आपने ऐसी एनालिसिस कहीं नहीं देखी होगी। हर कोई आपको 10 बातें बता रहा है, ये हो गया, वो हो गया, हर कोई इधर-उधर से सिरे पकड़ रहा है, लेकिन कोई मेन पॉइंट्स नहीं बता रहा 3-4 क्या हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसके बारे में तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में मैंने आपसे यही शुरू किया है और मैं आपसे उस प्रॉब्लम के बिल्कुल बिल्कुल हार्ट पे जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये आप तक पहुँचे और हम इस बात को आगे ले जा सकें ताकि बीसीसीआई और कोचेज़ तक ये बात पहुँचे और वो बेटर स्ट्रैटेजीज़ बना करके आगे अपना वर्ल्ड कप में जाएँ और जीत के लाएँ इंडिया के लिए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताए थे 5-6 पॉइंट जो कि मेन रीज़न थे हमारे लॉस के। अब एक-एक करके मैं उन पॉइंट्स को कवर करूँगा और डेप्थ में जाएँगे हम और कोशिश करेंगे समझने की कि इंडिया क्यों हारा। जी देखिए, अभी जो मैंने आपसे जो पिछला वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बहुत से पॉइंट बताए थे। जो मेन पॉइंट जो मैंने पहला जो उसके अंदर लिखा था उसके बारे में अगर बात की जाए वो था पिचेस, कि हम पिचेस को ढंग से रीड ही नहीं करते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जब से राहुल द्रविड़ जब आए हैं, उसके बाद से तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने लग गई है कि हम ना पिचेस को बड़ा गलत रीड करते हैं। जबकि उम्मीद ये थी कि राहुल द्रविड़ बड़े मेथोडिकल हैं, बड़े क्रिकेट की सेंस है उनके अंदर, पिच को पे हमको लगता था कि पिच को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। लेकिन ये इनकी प्रॉब्लम
पहले बायलैटरल सीरीज़ में ही दिखनी शुरू हो गई थी। ये बायलैटरल सीरीज़ से ही गलतियाँ करते आ रहे हैं, पिच को गलत रीड कर लेते हैं दूसरे देशों में जा कर के। उसके बाद तो छोड़िए, इंडिया में पिच को गलत रीड कर रहे थे। गलत कॉम्बिनेशन खिला लेते थे, गलत डिसीजन ले लेते थे बैटिंग या बॉलिंग का। इस तरह की गलतियाँ ये मैनेजमेंट करती आ रही है लगातार। वो वर्ल्ड कप में भी यही हुआ। 9 मैचों में आपका सिक्का जो है वो चल गया, लेकिन आखिरी मैच के अंदर आकर के आपने फिर पिच को गलत रीड किया। आप जब सामने बैठे हुए थे, आपने कह दिया जी हम इस पिच पे बैटिंग करते हैं, लेकिन जो सामने वाला था वो बॉलिंग लेकर के चला गया। आप कन्फ्यूज़ हो गए कि ये क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, और उन्होंने वहीं से अपनी स्ट्रैटेजी को बैक किया और आपकी कमर तोड़ दी और आपके हाथ से वर्ल्ड कप छीन के ले गए। तो देखिए, इंडिया की टीम जो है वो पिचेस को गलत रीड कर रही है। राहुल द्रविड़ की ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गलती है, क्योंकि ये काम जो है ज़्यादा कोच का और कैप्टन का होता है कि पिच कैसे रीड करनी है। ज़्यादा और किसी का रोल इसमें होता नहीं है। उसमें से भी ज़्यादा मुझे लगता है कोच का रोल होता है कि पिच कैसी बनेगी, क्या बनेगी। ये तो अपने होम ग्राउंड में उन पे इल्ज़ाम लगते ही हैं कि ये खुद डिसाइड करते हैं। अगर ये ऐसा है तब तो फिर और भी बड़ी गलती है। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो भी आपको पिच रीड करने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस की आप दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह वो इंडिया को पिचेस रीड कर करके वो हराते जाते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने एक हल्की टीम से, हमारी भारी भरकम टीम को अपनी स्ट्रैटेजी बना करके गुड पिच रीड करके उन्होंने हरा दिया हमें। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बार-बार गलतियाँ कर रहे हैं। राहुल द्रविड़, जैसे कि मैंने कहा, पहले बायलैटरल सीरीज़ में ये गलती कर चुके हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी, फाइनल के अंदर भी हम पहले दिन ही मैच हार गए थे, क्योंकि वहाँ पे भी पिच गलत रीड कर ली थी। देखिए, जब पिच आप गलत रीड कर लेते हैं ना, तो प्लेयर्स को जब रियलाइज़ होता है अंदर जाकर के कि आज जो हम सोच के आए थे वो तो हुआ ही नहीं, हमारी सारी स्ट्रैटेजी खराब हो चुकी है। फिर आप प्लेयर्स के ऊपर ही छोड़ देते हो कि भैया बस टाइम पास करो, खुद ही नई स्ट्रैटेजीज़ बनाओ। प्लेयर जो है वो इधर-उधर परेशान रहता है, क्योंकि ग्राउंड में खड़े होके आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। तो प्लेयर जो है वो फिर बस अपने टैलेंट पे ही कोशिश करता है। छोटी-छोटी जो बातें बताई जाती हैं फिर मैनेजमेंट की तरफ से, बस वो करने की कोशिश की जाती है। तो बस अपनी आप, जिसे कहते हैं ना, इज़्ज़त ही बचा पाते हो और लक पे खेलते हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये गलतियाँ जो हैं, ये पहले कोई बात नहीं करता है इसके बारे में, लेकिन राहुल द्रविड़ ने जो ये गलतियाँ करी हैं पिच रीड गलत रीड करने वाली, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, वहाँ की सॉइल का क्या कंपोज़िशन है और उसके अलावा वहाँ की पिच का क्या हिस्ट्री रही है, ये सब चीज़ें तो सब आपकी होनी चाहिए डेटा आपके पास। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है क्या उनके पास ये डेटा नहीं है? आजकल ये डेटा तो फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। कई पिचेज़ का तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि क्या है, किस उसकी कैसी पिच की क्या कंपोज़िशन है, तो वो किस तरह बिहेव करेगी लाइट्स के अंदर, विदाउट लाइट्स, और कंडीशंस कैसी रहेंगी, तो उसके अंदर वो पिच कैसे बिहेव करेगी। लेकिन राहुल द्रविड़ तो मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ों में उन्होंने कोई भी प्लानिंग की थी, क्योंकि वो गलतियाँ इतनी कर रहे हैं, उसे लगता है कि ये कोई ख़ास प्लानिंग करते नहीं हैं। अगर करते हैं तो इनकी बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, पिच रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल ही गलत है। तो जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैंने सोचा मैं आपको ये बात बताऊँ। अभी हमने पिच की बात करी, अब इसके बाद हम स्ट्रैटेजीज़ की भी बात करेंगे। अब देखिए, स्ट्रैटेजीज़ और पिचेज़ जो है ना, ये दोनों लिंक्ड हैं, क्योंकि अगर आप पिच गलत रीड करते हैं तो जो उसके ऊपर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो भी गलत हो जाती है फिर। तो जैसे कि इंडिया जो है फाइनल जब हारा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप देखें, उन्होंने पिच को बिल्कुल सही रीड किया और जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो यही थी कि हम स्किल्स पे तो इंडिया से जीत नहीं सकते, लेकिन इनको जो है अपने ही जाल में फँसा दो। तो उन्होंने क्या किया, डिफेंसिव बॉलिंग करी, और जब वो डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे थे, तो जो हमारे सुपरस्टार थे, जो बिना स्ट्रैटेजी के खेल रहे थे, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी हमारे सुपरस्टार बना लेते हैं फील्ड में जाके, क्योंकि राहुल द्रविड़ तो मोटी-मोटी 2 या 3 उनके पास स्ट्रैटेजीज़ थी कि मेन तो उन्होंने इंजरीज़ को कवर कर रखा था कि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ तो कौन खेलेगा। एक प्रसिद्ध कृष्णा बैकअप था बॉलर में, और बैटिंग में ईशान किशन बैकअप था। बस यही आपकी स्ट्रैटेजी थी मोटी-मोटी, और दूसरा ये था कि बाकी जो है हम शुरू-शुरू में तेज़ खेलेंगे। रोहित शर्मा जो है वो शुरू-शुरू में एक टीम मेंबर की तरह खेलते थे। वो ऐसे ही खेलते थे जाते पूरी टीम को मैसेज जाए। बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, जो है मेन विराट कोहली, कि वो तो अपने तरीके से ही खेलेगा जी। वो खेलेगा और बीच-बीच में जो है वो चेक करता रहेगा कि क्या स्कोरिंग रेट ठीक है, अगर नहीं है तो वो फिर ऊपर करने की कोशिश करेगा। बेसिकली वो अपने तरीके से ही खेला, बस बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी एडजस्टमेंट करता रहा। लेकिन जबकि होना उल्टा चाहिए था। एक टीम के हिसाब से आप खेलते हो, आपका अपना कुछ नहीं है, आपका पर्सनल कोई माइलस्टोन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी, आपकी कोई स्टाइल इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बड़े नहीं हो टीम से, ना ही क्रिकेट से। आपको जैसा बोला जाएगा आप वैसे खेलेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं इंडियन क्रिकेट में। वो जैसा खेलना चाहता है वो वैसे खेलता है। बीच-बीच में चेक करता रहता है कि भैया हाँ, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अब वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर यही हुआ। वो जो है धोखे में पड़ गया। विराट कोहली की, ये डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं तो शायद ये पिच ही स्लो है, तो हमको इस पिच पे स्लो अपना भी डिसाइड कर लिया कि हमारा टारगेट स्कोर तो ठीक है, 240 ही रहेगा। 240 ही बनाया इंडिया ने। बाद में कैप्टन कहता 260 का स्कोर होना चाहिए था। तो क्या तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन नहीं था? क्या स्कोर होना चाहिए था? क्यों नहीं तुम उस हिसाब से खेले? 260 के हिसाब से तो तुम खेले नहीं, तुम तो 200, 250, 250 कह रहा हूँ, 230, 240 के हिसाब से ही खेले। 260 अगर तुम्हारे अंदर डिसाइड था तो तुम क्यों नहीं उसके हिसाब से खेले?
अगली बात, जब राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वो कहते हैं 280 का सही स्कोर था। इसका मतलब राहुल द्रविड़ और प्लेयर्स के बीच में भी कम्युनिकेशन नहीं है। और जब पैट कमिंस से बात हुई, वो कहता है 300 इस पिच पे कम था। तो भैया इसका मतलब है, या तो पहली बार आप बिल्कुल आपने पिच को गलत रीड किया, उसके बाद प्रोजेक्टेड स्कोर उसके बेसिस पे वो भी गलत बनाया, और उसके बाद आपने एक-दूसरे से बात भी नहीं करी कि जो हमने स्कोर बनाया है एटलीस्ट वो तो कम से कम सही बोले। वो भी आप गलत स्कोर भी एक-दूसरे को गलत ही बता रहे थे। तो ये आपका हिसाब-किताब है। इससे पूरा पता चलता है कि राहुल द्रविड़ का ना सिर्फ स्ट्रैटेजी में गलती थी, उनकी कम्युनिकेशन में भी गड़बड़ थी। शायद इस टीम के अंदर सुपरस्टार्स को मैनेज करने के चक्कर में वो ज़्यादा स्ट्रैटेजी बताते नहीं है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करते प्लेयर से। वो प्लेयर्स को मोटा-मोटा स्ट्राइक रेट के ऊपर बताते हैं। एक आधी मोटी-मोटी स्ट्रैटेजी होती है, किस टाइम पे कैसे खेलना है, बस दैट्स इट। उसके बाद प्लेयर्स पे छोड़ दो, प्लेयर जो कर रहा है वो ठीक है। 50 ओवर का फाइनल था, उसके अंदर विराट कोहली और केएल राहुल अपने हिसाब से खेलते रहे, अपने रन बना लिए, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप हार गया क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हम सही रन बना रहे हैं। बाहर बैठा राहुल द्रविड़ जो था, उसकी कोई मेरे को लगता है ना उसने रिसर्च करी, और अगर वो करता भी तो कोई उसकी सुनता ही नहीं कि भैया टारगेट स्कोर क्या है। एक फिक्स टारगेट स्कोर होना चाहिए था। राहुल द्रविड़ को बताना चाहिए था कि ये स्कोर आपको बनाना है, आप जैसे भी बनाओ। तो इस तरह का काम करना चाहिए था, वो हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं पिच की रीडिंग जो थी वो बिल्कुल गलत थी। आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं आपसे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में और बात करूँगा। आज थोड़ा-सा टच किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मक्कार केजरीवाल की प्रॉब्लम्स अब बढ़ती जा रही हैं। वो जिस शरीफ आदमी को फँसाने के चक्कर में था, यानी कि चीफ सेक्रेटरी साहब दिल्ली के, उनको वो फर्जी केस के अंदर फँसाना चाहता था, वो तो उसके अरमानों पे पानी फिर गया। इस मक्कार ने अपनी चेली यानी कि आतिशी मार्लेना को बोल करके रातों-रात 3 दिन के अंदर 650 पन्नों की एक फर्जी रिपोर्ट बनाई कि किस तरह जो नरेश कुमार जी हैं, उनका बेटा जो है द्वारका एक्सप्रेसवे जो बनना था, उसकी जो ज़मीन आवंटन हुई, उसके अंदर उसके लड़के ने पैसे बनाए। ये इस तरह का फर्जी आरोप ये लगा रहा था नरेश कुमार जी के ऊपर, जबकि जब ये कोर्ट में बात पहुँची तो कोर्ट में आकर के उन सब कंपनीज़ ने अपनी सफाई दी और इसको हड़काया कि ये ज़बरदस्ती नाम घसीटने की कोशिश कर रहा है, और कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया कि इनका कोई लेना-देना ही नहीं है इस चीज़ से, आप ज़बरदस्ती उनका नाम घसीट रहे हैं। इनफैक्ट नरेश कुमार जी ने इस पूरे मसले के अंदर सीबीआई की इंक्वायरी करी, क्योंकि जो डीएम था, जो कि केजरीवाल का चेला बताया जा रहा है, उसने जब ये स्कैम किया था, तो उसने जब ये बात इन तक पहुँची सीएस तक, चीफ सेक्रेटरी साहब तक, तब उन्होंने जाकर के सीबीआई की इसमें जाँच कराई। तो अगर उनके बेटे ने उसमें अंदर पैसे खाए होते, तो वो अपने बेटे के ऊपर सीबीआई की जाँच क्यों करवाते? तो ये बातें बिल्कुल सेंस नहीं बना रही थी। कोर्ट में भी इस तरह की बातें हुई हैं, और जो इन्होंने रिपोर्ट बना के भेजी थी 650 पन्नों की, एलजी को भी भेजी थी और सीबीआई को भी भेजी थी। दोनों ने उठा करके इसको कूड़े के डस्टबिन में फेंक दिया था। कूड़े के ढेर में उठा करके फेंक दिया था, और एलजी ने तो ये भी पूछा था कि भाई ये तुम्हारा काम थोड़ी है कि सीबीआई को बताओ कि कहाँ से जाँच करे, कहाँ से जाँच करे, तुम काम करो। जो तुम्हारे अपने काम है वो तो तुमसे होते नहीं। दिल्ली में तुमने क्या कहते हैं लिकर माफिया के साथ मिल करके लिकर स्कैम कर दिया। ठीक है जी, दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल जो है वो कम ही नहीं हो रहा है। पिछले 1 महीने से लोग, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमें फ़ोटोएँ बता रहे हैं, खींच-खींच के भेज रहे हैं कि उनके वहाँ क्या एक्यूआई का हालत है, कम ही नहीं हो रहा है। पहले दिवाली पे डालते थे, अब तो दिवाली से पहले और बाद में ही होने लगा। इसका मतलब दिवाली को तुम जानबूझ के बदनाम करते थे। लिकर स्कैम इन्होंने कर रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में इन्होंने स्कैम कर रखा है, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर इन्होंने स्कैम कर रखा है। उसके अलावा शीश महल का स्कैम इसने कर रखा है, और इन सब की पोथी नरेश कुमार जी के पास थी। इसीलिए ये नरेश कुमार जी को साम, दाम, दंड, भेद लगा करके हटाना चाहता था। नरेश कुमार जी इसके हाथ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया था। अब रिटायरमेंट, तो ये चाहता था कि इनको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन जो 6 महीने का मिल सकता है, वो ना मिले। इसलिए ये उनको फर्जी केस में फँसाना चाहता था, जो कि इसका इसका जो प्रपंच था, वो नहीं चल पाया। और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट के अंदर जाकर के कहा है कि उन्होंने नरेश कुमार जी को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, और अब इस 6 महीने के अंदर केजरीवाल के सारे कुकर्म की लिस्ट है वो सामने आएगी। सबके सबूत सीबीआई, ईडी और जांच एजेंसियों, संभवतः एनआईए के पास भी जाएगी, और ये इसके ऊपर बड़ा शिकंजा लगाया जाएगा और इसे पकड़ करके जेल में ठूसा जाएगा। इसी से बचने के लिए ये सारे प्रपंच कर रहा था। चलिए जी, हमें इस बात का बहुत ही गर्व है कि नरेश कुमार जी को हमारे मोदी सरकार ने जो है उनको दोबारा एक्सटेंशन दिया 6 महीने का। अब केजरीवाल को पकड़ने में देर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।